कल अचानक एक हमारे बचपन के जानकार का फ़ोन आया, बेटा मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने जब सारी डिटेल में पूछा तो उन पता लगा कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और उनके बेटे का डायलिसिस हो रहा है, जिसकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास होगी। तो मेरे को एक बार अचानक एक धक्का सा लगा कि डायलिसिस हो रहा है, इसका मतलब कि किडनी ख़राब हो चुकी है। तो कई बार इस तरह की दिक्कतें आपने भी सुनी होंगी कि किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी के हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, छोटी सी चोट लगी और इतने ज़्यादा दिक्कत हो गई कि पैर काटना पड़ा या हाथ काटना पड़ा, या सेप्टिसीमिया में चला गया पेशेंट और आईसीयू में जाके उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरह की सारी दिक्कतें एक ही बीमारी कर सकती है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ कहने को तो सिंपल, जो अगर हम एक इसको सिंपल भाषा में डिफ़ाइन करें तो सिंपल इसका यही है कि डायबिटीज़ के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कंटिन्यूसली वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा रहती है। सिर्फ ब्लड शुगर ज़्यादा होने से एक पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट लेबल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद होने वाली परेशानियां, उसके बाद होने वाली उसकी तकलीफ़ें, जो अगर हम पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करें या पेशेंट समझने के बाद भी नज़रअंदाजी करे तो दिक्कतें कई बार काफ़ी बढ़ जाती हैं। और ये डायबिटीज़ आपकी किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन हैमरेज, गैंग्रीन, एम्पुटेशन, डायबिटिक फुट, इन सभी का कारण बन जाता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ हम कैसे पता लगेगा कि कोई पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। दूसरा कि कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ होती क्यों है, इस तरह की क्या दिक्कत हो जाती है कि अचानक किसी भी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे, ये पता करेंगे कि डायबिटीज़ होती कितनी तरह की है। तो डायबिटीज़ जो अगर हम डिवाइड करें तो डायबिटीज़ को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में मिलती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है, जिसका मेन कारण होता है कि जो हमारा शुगर कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उसकी मात्रा एकदम ना के बराबर होती है, या वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। दूसरी डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है या एल्डरली एज ग्रुप में होती है। और इस डायबिटीज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स वो कम हो जाती हैं, और जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि जिस टिश्यूज़, जिस सेल्स के ऊपर उसको असर करना है वो सेल एक तरह से उसकी आदी हो जाती हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो बची खुची जो इंसुलिन जो शरीर के अंदर है वो भी असर नहीं कर पाती। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, अब आपने समझ लिया कि टाइप 1 के अंदर टोटल इंसुलिन नहीं होगा, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसकी मात्रा कम है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी अपना असर नहीं कर पा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंसुलिन आता कहाँ से है। तो इंसुलिन जो हमारे पेट के अंदर एक ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं कि पेनक्रियाज ग्लैंड, उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और कभी जो नॉर्मल लोग हैं या हम लोग जो भी हैं, इवन तो कभी भी हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि अब हम शुगर खा लें या मीठा खा लें तो हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो जो भी कुदरत ने शरीर को बनाया है, कुदरत ने हमारा शरीर बनाया, दुनिया भर के जानवर हैं उनका शरीर बनाया, पेड़ पौधे बनाए, तो जो भी चीज़ कुदरत की बनाई हुई है सब वो ऑटो मोड पे कर रही है। और इतनी ऑटो मोड की परफेक्शन जो आज तक हम कभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो हमारे को पता भी नहीं लगता है कि हमारा हार्ट रेट कैसे कंट्रोल हो रहा है, हमारी ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल हो रही है, हम कैसे सोच रहे हैं,
कब हमारे को नींद आती है, कब हमारे को भूख लगती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सब ऑटो मोड पे चल रही हैं। तो हमारे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे सांस लेना है, मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, थक जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह से जब हम कुछ भी मीठा लेते हैं, एकदम से ब्लड शुगर जो एब्जॉर्ब होती है तो लेवल बढ़ता है, तो इमीडिएटली एक ऑटो मैकेनिज्म शुरू होता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं लगता और बहुत सारी कारणों की वजह से ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। अब डैमेज होने के कारण कई सारे हो सकते हैं। जो मेन कारण है पेनक्रियाटाइटिस, कि मतलब पेनक्रियाज का कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। जब वो सोर्स ही नहीं रहा जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा था, इंसुलिन की मात्रा ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर पहुंच जाती है। और इस तरह की डायबिटीज़, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कई बार बोलते हैं, तो इस तरह की डायबिटीज़ जो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, इसके अंदर अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो मरीज़ को पूरी उम्र आर्टिफिशियल इंसुलिन जो हमारे को बाहर से दी जाएगी उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सेकंड डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके अंदर पेनक्रियाज के कुछ सेल्स कम हो गए हैं, कुछ जो बचे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी अपना असर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो टिश्यूज, जो सेल्स जिनके ऊपर उसका असर होता है वो अब इंसुलिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, वो ज़्यादा असर नहीं कर पाती है इंसुलिन। तो ऐसे के अंदर हमारे को इंसुलिन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है शुरू में। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को दवाइयाँ हम देते हैं पेशेंट को, जिससे उसका जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है सेल्स की, उसको हम एक मैक्सिमम लेवल तक अचीव करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ वो 70% काम कर रही है तो हम कोशिश करते हैं कि वो 80-90% काम करके ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करे। लेकिन अब इंसुलिन तो शरीर के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आ गया, लेकिन अब सेल्स जो अगर कोई असर नहीं हो रहा तो ऐसे का फ़ायदा भी क्या कि इंसुलिन बढ़ गया लेकिन ब्लड शुगर तो फिर भी कम नहीं हो रहा। तो ऐसे कुछ मेडिकेशन हम पेशेंट्स को देते हैं जिसकी वजह से वो जो रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाए, और जो भी इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उससे वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो ये तो हो गया कि किस तरह की दो तरह की डायबिटीज़, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। अब ये डायबिटीज़ हमारे को पता कैसे चलेगा कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है? तो इस तरह से जब भी कोई पेशेंट को अचानक बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, जिसे हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, जो अगर उसको सपोज़ सर्दी के दिन में भी 2-3 गिलास 4 गिलास वो पानी पीता था, ऑल ऑफ ए सडन उसको हर 40 मिनट में, 1 घंटे में 1-1.5 गिलास पानी चाहिए, बार बार उसको प्यास लग रही है, तो जिसे हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। दूसरा, जब वो पानी पिएगा तो नेचुरली वो बॉडी उसको एक्सक्रीट भी करेगी, निकालेगी भी किडनीज। तो ऐसे पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जब यूरिन की बढ़ जाएगी तो जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो कई बार इस तरह के पेशेंट जिनके अंदर ब्लड शुगर लेवल जब इतना बढ़ जाता है कि वो शुगर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने लगता है, तो कई बार पेशेंट इस तरह की कंप्लेन भी करते हैं, जहाँ भी वो यूरिन करते हैं तो उसके आसपास चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड शुगर के साथ साथ जब शुगर यूरिन के अंदर आने लगता है तो कहीं भी मीठा पड़ा होगा तो वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो ही जाएंगी। तो इस तरह से दो कारण तो ये हो गए, और कई बार पेशेंट इतना लंबा खिंच जाता है कि पेशेंट का वेट लॉस भी होना, और ख़ासकर टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर वेट लॉस भी आपको मिलेगा। आपको पेशेंट बोलेगा उसको थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, लेथार्जी जिसे हम बोलते हैं, सुस्त रहना, किसी से बात करने का मन नहीं। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, तो मेन जो दिक्कत है, जो इस तरह की ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई और बीमारियों में भी हो सकती हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम होती है पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, जिससे हमारे को शक पैदा होता है कि कई पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है। जब हम ब्लड शुगर चेक करेंगे तो नेचुरली वो ब्लड शुगर 400, 500, 600, 700 तक आ सकता है।
तो यही सारी चीज़ें हमारे अंदर, इंसानों के अंदर तो होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो डॉग्स हैं उनके अंदर या और दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेम काइंड ऑफ डायबिटीज़ डेवलप होती है। खासकर जो लोग पेट लवर हैं, डॉग लवर हैं, तो उनके लिए भी एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो जब भी कभी आपके डॉग को इस तरह की दिक्कत होए तो आपको समझ जाना चाहिए कि बार बार वो यूरिन पास कर रहा है, जो अगर एक बाउल में आपने पानी रखा तो वो पूरा दिन भर में कई बार खाली नहीं होता था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जितना भी आप पानी डालते हैं कट 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 करके पी जाता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद महसूस किया कि मेरा जो पेट डॉग था है अभी, तो उसको इस तरह से डायबिटीज़ डेवलप हुई। तो जब मेरे को उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तो हमारे को पता लगा कि उनके सारे पैरामीटर्स जितने भी हैं, ब्लड शुगर लेवल और भी अल्ट्रासाउंड जब हुए तो सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग्स के जैसे हैं। तो तब मेरे को समझ में आया कि हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये आपके फूड रिलेटेड और एपेटाइट रिलेटेड और दूसरा स्लाइवा सिक्रीशंस और इस तरह के जो रशियन साइंटिस्ट ने किए, ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट्स डॉग्स के ऊपर हुए। तो तब अब पता लगा कि उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं ह्यूमंस के बराबर हैं। तो इस तरह से अब हमारे को ये शक तो हो गया कि पेशेंट को डायबिटीज़ है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया से। अब डायबिटीज़ ऐसा क्या कर देती है कि पेशेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है कि देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो टॉप टू बॉटम आपके सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। अब पूरी बॉडी को अफेक्ट करने के लिए डायबिटीज़ ऐसा क्या कर देती है कि आपकी पूरी बॉडी, देखिए हमारी जो बॉडी है उसके लिए 3 सिस्टम जो हैं उसको हम एक कंपाइल करके 3 सिस्टम हम डिवाइड कर सकते हैं। एक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का जो हमारे को रेजिस्टेंस प्रदान करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, बाहर से कोई भी जो इंट्रूडर जो है, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए इम्यूनिटी जो हमारी है उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा आ गया हमारा लॉजिस्टिक। सो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन और फूड सप्लाई जो है वो बहुत एसेंशियल है। तो डायबिटीज़ क्या करती है, जब ब्लड शुगर लेवल काफ़ी टाइम तक कंट्रोल नहीं होता तो उसके अंदर क्या है, डायबिटीज़ का जो मेन इफ़ेक्ट जो इनिशियल होता है वो माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारी स्मॉल कैपिलरीज हैं, स्मॉल वेसल्स हैं, खासकर ऑर्गन्स के अंदर, तो ये उसको डैमेज कर देता है। उसके ल्यूमन जो उसके अंदर ओपनिंग जो होती है वेसल्स की, कैपिलरीज की, उसको धीरे धीरे कम कर देता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, सपोज़ यही चीज़ जो इस तरह की दिक्कत ब्रेन के अंदर हो, तो ब्रेन के अंदर हो सकता है कि किसी एरिया के अंदर इन्फार्क्ट डेवलप हो जाए और उस एरिया का जो करस्पॉन्डिंग कंट्रोल मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको कभी कोई हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाए या हाथ पैर काम करना बंद करते। कई बार इसकी वजह से एन्यूरिज्म भी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वेसल की वॉल्स वीक हो जाती हैं, प्रेशर की वजह से वो बल्ज कर जाती हैं और बस्ट कर जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के साथ साथ ये जो मैंने अभी बताया लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक मीन्स इस तरह से जो अगर ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होएगी तो वहाँ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो इन्फार्क्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी तरह से हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो आइज़ के अंदर जो अगर इस तरह की प्रॉब्लम जो होएगी, कैपिलरीज के अंदर, जो रेटिना के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, रेटिनल हैमरेज हो जाते हैं, तो ये सारे कई बार ब्लड प्रेशर के साथ, डायबिटीज़ होने के साथ इस तरह की दिक्कतें हो जाती है और पेशेंट का विजन जाने का खतरा बन जाता है। अब थोड़ा सा हम और नीचे हैं तो चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट की जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो उस तरह की दिक्कत इन्फेक्शन की बढ़ जाती है। तो माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम को लें तो दूसरा जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इफेक्ट किडनीज़ होती हैं, तो किडनीज़ के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना हमारा जीवन
संभव नहीं है। ऐसे तो सारे ही ऑर्गन हैं जो इम्पोर्टेंट है, पर किडनीज़ एक के साथ हमारा काम चल सकता है, लेकिन जब डायबिटीज़ अफेक्ट करती है तो पूरे शरीर को अफेक्ट करती है। तो ऐसे में दोनों किडनीज़ जाएंगी तो वो एक साथ जाएंगी या तो नहीं जाएंगी। तो इसमें भी यही होता है कि माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कैपिलरीज जो हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। किडनीज़ के अंदर ब्लड जाना कम हो जाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। जो किडनी के जो सेल्स हैं जो यूरिन बनाते हैं धीरे धीरे वो डैमेज होने लगते हैं, और यूरिया क्रिएटिनिन जो बॉडी एक्सक्रीट करती है, जो हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस होने लगता है, क्योंकि किडनी एक ऐसा है जो हमारा सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड और इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको मेंटेन करके रखती है। ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा एक्सक्रीट कर देंगी, कम होगा तो यूरिन के अंदर उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करके कंजर्व करने की कोशिश करेंगी। तो एक तो ये हो कि दूसरा ये है कि माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम थ्रू आउट बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये अफेक्ट करता है। तो वही जो अगर हमारे टोज़ के अंदर धीरे धीरे टिप्स के अंदर ब्लैकनिंग होनी शुरू हो जाएगी, या फिर इस तरह की गैंग्रीन जो होगी, क्योंकि ब्लड शुगर ज़्यादा है तो ज़्यादातर वेट गैंग्रीन होएगी। जो हमारा ब्लैक टो है वो तो इफ़ेक्ट हो ही गया, जो टो है। तो कई बार ये होता है कि ये जो दिक्कत होती है सिर्फ टो तक ना रह के, टो से लेके हो सकता है कि आपके एंकल तक और एंकल से ऊपर भी प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो गई हो। आपके टो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो आपको दिखना शुरू हो गया कि डायबिटीज़ ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा लॉजिस्टिक कि जो भी ऑर्गन्स हैं जब उनके टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो वो धीरे धीरे फेल होने लग जाएंगे। तीसरा सिस्टम आता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का क्या है कि हमारी जो नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स, तो धीरे धीरे वो डैमेज होने लगती हैं डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से। अब कहने को तो किसी को भी दर्द अच्छा नहीं लगता, कोई भी आपको चोट लगे, सिंपल पिन प्रिक हो जाए, किसी तरह कोई आपको किसी चीज़ से इंजर कर दे तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। पेन अच्छा तो नहीं लगता, पर बिना पेन के जीवन संभव भी नहीं है। हालांकि बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक जब उसको दर्द नहीं होगा तो छोटी मोटी इंजरीज जिसके लिए बच्चा रोएगा वो रोएगा ही नहीं, ना माँ को पता लगेगा। जो अगर बड़ी उम्र में वो दिक्कत होती है तो पेशेंट खुद भी अपना जो ध्यान रखता है, क्योंकि जहाँ भी हमारे को मच्छर काटेगा, कोई चींटी काटेगी, कुछ भी, हमारा इमीडिएटली अटेंशन किस लिए जाता है, या तो वहाँ दर्द होएगा या खुजली होएगी। जब इस तरह के रिएक्शंस बंद हो जाएंगे तो हमारे को पता ही नहीं लगेगा कि हमारे को किस पार्ट में चोट लगी है, वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी। अल्टीमेटली वहाँ इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, और कई बार वो इन्फेक्शन इतना सिवियर हो जाता है कि आपको आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जान का खतरा भी बन सकता है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स जब डैमेज हो जाती हैं तो हमारे को पेन की सेंसेशन ख़त्म होने लगती है। तो सेम थिंग जो इस तरह की दिक्कत लेप्रेसी में भी होती थी, उनके अंदर ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है हमारे डिजिट्स की, क्योंकि धीरे धीरे नर्व्स उसके अंदर ख़राब हो जाती हैं। नर्व्स ख़राब होने की वजह से पेन सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट क्या है, गर्म पतीला भी उठा लेगा, सब कुछ उठा लेगा, धीरे धीरे वो टोज़ जो हैं, जो फिंगर टिप्स हैं, डिस्ट्रॉय होती होती चली जाएंगी आगे आगे आगे। तो इस तरह की दिक्कत की ऑटो एम्पुटेशन जो आप देखेंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन रह जाएगा, फिंगर्स ख़त्म हो चुकी हैं, पैर की ख़त्म हो चुकी है, नोज़ का ब्रिज ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो लेप्रेसी के अंदर मेनली बिकॉज ऑफ न्यूरल इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। तो सिमिलरली डायबिटीज़ भी कुछ इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस कर देती है कि हमारे को खासकर जब हम पैर की इंजरीज़ होती हैं वो हमारे को जो ज़्यादातर गंदी भी हो जाती हैं, कंटेमिनेट भी हो जाती हैं डस्ट वगैरह से, तो वो नेग्लेक्ट हो जाती है, हमारे को पता ही नहीं लगता कि हमारे को चोट लगी है। जब हमारे को पता ही नहीं लगेगा तो नेचुरली हमने भी ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बाहर से डस्ट लगे, कुछ और चीज़ें लगी, तो वो वुंड इन्फेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे बाहर से आपको भले ही एक पिन प्रिक दिखेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा आपका पैर सूज गया है, उसमें भी सूजने के बाद भी एक छोटा सा ब्लिस्टर उसके आसपास दिखेगा। तो ये सब चीज़ें इस तरह की जो होती हैं, दीज आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब पेशेंट हमारे पास आता है, जब हम देखते हैं तो एक
छेद तो उसके प्लांटर नीचे पैर के नीचे है, लेकिन सूजन जो उसकी एंकल और नी तक पहुंच रही है, तो देखने पे पता लगता है कि उसका पूरे पैर के नीचे, स्किन के नीचे मसल तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है। तो ऐसे में कई बार वो डेड स्किन हमारे को निकालनी पड़ सकती है। मसल्स जो हैं, डेड मसल्स हैं, उनको भी निकाल के डिब्राइड करना पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि डायबिटिक फुट। तो डायबिटीज़ की वजह से जो पैर ख़राब हो गया, उसी को हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। और ये डायबिटिक फुट एक कई लोगों की स्पेशलिटी भी होती है कि वो सिर्फ ये इसी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं जिनको डायबिटिक फुट होता है। तो इस तरह से ये एक दिक्कत हो गई। तो मैंने 3 सिस्टम आपको बताया। डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपका पूरा इम्यून सिस्टम, उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा है आपका लॉजिस्टिक ख़त्म कर दिया। और तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह से 3 सिस्टम जो थे वो आपके ख़त्म हो गए। साथ में आपका रीनल सिस्टम ख़त्म हो गया। ऊपर आपके ब्रेन की जो माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। आइज़ आपकी ख़त्म हो गई। और दुनिया भर की और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ के अंदर, पेशेंट्स के अंदर होती हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें जो पेशेंट को होती हैं, तो पेशेंट एक टाइम के बाद पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है कि उसको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब मैंने बताया कि पेशेंट जब इतना दिक्कत हो गई, सपोज़ पेशेंट का पैर कट गया या चलने में मुसीबत हो गई, आईसीयू में चला गया और कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसकी जॉब छूट गई, नौकरी चल गई, तो मतलब नेचुरली उसको अपने को ज़िंदा रखने के लिए, खाने के लिए और दूसरी हेल्प के लिए दूसरों परिवार के दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। तो इस तरह से पेशेंट तो सफ़र हुआ ही, साथ में साथ उसके जो अटेंडेंट घर वाले हैं उनकी परेशानी भी काफ़ी बढ़ जाती। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मेरे अंकल का फ़ोन आया कि हॉस्पिटल में है, बेटे का इलाज जो है बड़ा ही, हालांकि बेटा एडल्ट है, लेकिन जब तक पेरेंट्स साथ में हैं, नेचुरली सबसे क्लोज रिलेटिव ही ज़्यादातर साथ होते हैं ऐसे टाइम के अंदर। अब बेटा तो परेशान है, माँ बाप परेशान होंगे, भाई बहन परेशान होंगे कि इस तरह के दिखते हैं, अभी से डायलिसिस शुरू हो गया, आगे क्या होगा। तो इस तरह से डायबिटीज़ ना सिर्फ उसी मरीज को अफेक्ट करती है जिसको वो डिजीज़ हो गई है, लेकिन ये पूरे क्या बोलते हैं फैमिली को और पूरे समाज को अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से पेशेंट तो होता ही है, रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है। पेशेंट के लिए जो मेडिकेशन है वो कॉस्टली हैं, पेशेंट का जो डायलिसिस की कॉस्ट, रीनल ट्रांसप्लांट, इस तरह की दिक्कतें आगे धीरे धीरे होने लगती हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि इस तरह की डायबिटीज़ जो हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला पॉइंट तो है कि उसको डिटेक्ट करना टाइम से। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ कई महीनों से, साल से, 2 साल से होती है, लेकिन पेशेंट छोटे मोटे सिम्टम जो डेवलप शुरू में होते हैं उसको नेगलेक्ट करते रहते हैं। कई बार पेशेंट को शक भी होता है, वो ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाएंगे कि शुगर ज़्यादा आ गया, दवाई खानी पड़ेगी, इंसुलिन लेनी पड़ेगी, चलने दो जी, ऐसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ऐसा करना तो वो अपने लिए तो मुसीबत पैदा कर ही रहे हैं, साथ में अपनी फैमिली के लिए और बाकी और लोगों के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेचुरली आपको अपने आप को बचा के रखना है, फैमिली वालों के लिए भी आपने अपने आप को बचा के रखना है, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए आपने अपने आप को बचा कर रखना है। तो कुछ सिंपल टिप्स रहते हैं जो इस तरह के पेशेंट हों तो उनको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। पहला प्रिकॉशन तो यही है कि इस तरह के कोई आपको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया होती, इमीडिएटली आपको ब्लड शुगर करवाना चाहिए। क्योंकि जो प्यास आपको पता होता है कि इतने सालों से मेरे को सर्दी में इतनी प्यास लगती है, गर्मी में ऑल ऑफ ए सडन हर घंटे में आपको 2 गिलास पानी चाहिए, तो नेचुरली आपको ब्लड शुगर करवा लेना चाहिए। 1 सेकेंड है, जब आपका ब्लड शुगर हाई आया तो HbA1c जो हमारे को एक हमारा एवरेज ब्लड शुगर पिछले 3 महीनों का बताता है, वो एक करवा लेना चाहिए। जो अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में हमारी डायबिटीज़ डेवलप हुई है जो हमारे को टाइमली पता लग गया। जो अगर वो रेंज ज़्यादा आती है तो इसका मतलब कि पिछले 3 साल से हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा चल रहा था। ये तो एक एवरेज पिछले 3 महीने, 3 साल नहीं 3 महीने,
तो पिछले 3 महीने का जो शुगर था वो हाई चल रहा था। अब ये नहीं है कि पिछले 3 महीने में ही डायबिटीज़ डेवलप हुई है, हो सकता है कि वो डायबिटीज़ जो डेवलप हुई है वो पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में डेवलप हुई हो। तो जब इस तरह का HbA1c का लेवल जब ज़्यादा आता है तो ऐसे में आपको और ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, कॉशियस रहना चाहिए कि जो डायबिटीज़ है ऑलरेडी इतना टाइम रह चुकी है तो उसको जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करना चाहिए। अब बात आती है कि टाइप 1 टाइप 2, बच्चों के अंदर ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, अडल्ट के अंदर टाइप 2 रहती है। और जो मैंने बीच में एक पॉइंट ऐड किया था, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, कि पेट डॉग्स के अंदर जो डायबिटीज़ होती है ज़्यादातर 99% इन डॉग्स के अंदर जो डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़, दैट मीन्स उनके अंदर गोलियों की या मेडिकेशन की कोई ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन उनके अंदर प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। पेनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। तो इस तरह की जो दिखते हैं उनके अंदर भी वही सेम कॉज होते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होने की वजह से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स थे वो टोटल डैमेज हो गए। ह्यूमंस के अंदर भी सेम थिंग है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर 2 तरह की डायबिटीज़, कुछ में टाइप 1 मिलती है, ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके अंदर इंसुलिन लेवल तो कम हो जाता है, साथ में रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। तो एक तो मैंने बताया कि जो इमीडिएटली आपको मेडिकेशन शुरू करना है और कोशिश ये रखनी है कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो 100 और 150 के बीच में ही रहे मिलीग्राम%। तो ये आपको शुरू में कई पेशेंट होते हैं कि मेरा ब्लड शुगर लेवल अब तो कंट्रोल हो गया, अब मेरे को दवाई की क्या ज़रूरत है, अब छोड़ दिया। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो ब्लड शुगर लेवल जो आपने अचीव किया, जो रिज़ल्ट आपने अचीव किया, वो मेडिसिन के बेस पे किया, इंसुलिन के बेस पे किया, ना कि वो अपने आप कंट्रोल हुआ। जैसे ही वो आप इंसुलिन छोड़ेंगे, मेडिकेशन छोड़ेंगे, ब्लड शुगर लेवल फिर आपका बढ़ जाएगा। तो एक तो आपने वो नहीं करना, जैसे ही कंट्रोल होएगा तो आपको एक स्टैटिक लेवल मेंटेन करके रखना है और उसी लेवल पे आपने शुगर को, इंसुलिन को, दवाई को रेगुलरली लेना है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, जब आपको डायबिटीज़ एक बार हो गई तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें डायबिटीज़ अफेक्ट करते हैं, किस किस ऑर्गन को, और उस ऑर्गन के अंदर क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। आइज़ को इफ़ेक्ट करती है तो हर 6 महीने में, साल में एक बार आपका आई चेकअप होना चाहिए। किडनीज़ में यूरिया क्रिएटिनिन होना चाहिए रेगुलरली, 6 महीने साल में एक बार। और आपको जो अगर लगता है कि आपको कहीं चोट लगती है, आपकी जो पेन सेंसेशन है वो कम हो गई है, टच सेंसेशन कम हो गई है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं रहता। जो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने के साथ साथ आपको डायबिटीज़ भी है तो आपके कार्डियोवैस्कुलर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको जो आपका लिपिड, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और साथ में हाई ब्लड प्रेशर, ये तीनों एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है कि पूरी बॉडी को और ज़्यादा तरीके से, गंदे तरीके से अफेक्ट करते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब तीसरा है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम्स कम हों। तो सिंपल है कि जो भी आपको मेडिकेशन दिया गया है वो आप रेगुलर मेडिकेशन लें, एक चीज़। दूसरा, इंसुलिन दिया गया है तो आपको रेगुलर इंसुलिन लेना है। तो वो आपने सीखना है कि इंसुलिन आपको कैसे लेना है, और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है इंसुलिन या मेडिकेशन जो भी ले रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे को हाइपोग्लाइसीमिया की ब्लड शुगर लेवल एक लो लेवल में पहुंच, जिसमें आपको बेहोशी आने लगती है, कई बार मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है अगर ब्लड शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला जाए, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कभी आपको थोड़ा बहुत रखना है कि इस तरह के चक्कर आने लग जाए, एकदम वीकनेस होने लग जाए ठीक ठाक, तो आपको ये सोच लेना है कि हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। तो आपको अपने पास कुछ खाने के लिए रख लेना है, बिस्किट्स वगैरह या कुछ थोड़ा बहुत मीठा वगैरह कि इमीडिएटली आप ले लें। तो एक स्पाइक ज़रूर आएगा ऐसे के अंदर ब्लड शुगर लेवल का, लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया से जो होने वाली दिक्कत है, सपोज़ आप चल रहे हैं, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस तरह की दिक्कत नहीं होगी।
अब दूसरा ये है कि जो अगर आपको पता है कि इस तरह की दिक्कत हो सकती है तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पैर आपने जब आप बाहर जाते हैं तो आपने पैर कवर करके शूज़ के अंदर रखने हैं। थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने पैर में रेगुलर चेकअप आप खुद ही देख सकते हैं कि कहीं चोट तो नहीं है, कहीं खरोंच तो नहीं लगी। इस तरह की कोई भी दिक्कत है इमीडिएटली उसको क्लीन करके, जो अगर आपका ज़रूरत है कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है तो आपने जाके अपना चेकअप करवाना है। मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, सर्जन को, फिजिशियन को, जिसको भी दिखाने की ज़रूरत है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये होगी 2 चीज़। तीसरा ये है कि इस तरह की दिक्कत जब आपको डायबिटीज़ हो रही है तो मैंने बताया कि टाइप 2 के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो रेजिस्टेंस डेवलप होने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो आपका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा होना, कि ओवरवेट होना पेशेंट का, एक्सरसाइज की कमी होना, और साथ में हो सकता है कि आपके किसी क्लोज रिलेटिव्स को टाइप 2 डायबिटीज़ हो। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपको एक ज़्यादा वो ससेप्टिबल बना देते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो अगर आप इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करना है, दवाइयाँ तो आप ले ही रहे हैं, तो ऐसे में आपको रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपका वेट भी कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और आपकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये सब। और दूसरा जो है कि आपके पास मैंने बताया कि एक तो रिलेटिव हो गए, एक्सरसाइज हो गया और बेली फैट हो गया। तो फैट जब एक्सरसाइज करेंगे तो नेचुरली वो भी बढ़ेगा। और दूसरा कि आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करनी बहुत ज़रूरी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल भी सीरम का वो भी नीचे रहे, बॉडी फैट जो आपका एक्सेसिव है वो भी कम हो जाए। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो ऐसे में क्या है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आपकी दवाई की जो डोज़ है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो कई लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ टाइम के बाद वो उनको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह की चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पर जब तक आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता या डॉक्टर आपका नहीं कह देते कि आपको अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो आपने अपने आप दवाई बंद नहीं करनी है। तो इस तरह की दिक्कतें अब आपको समझ में आ गई कि किस लेवल पे आपने कब मेडिकल हेल्प के लिए जाना है और किस लेवल तक आपने शुगर को कंट्रोल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं कि डायबिटीज़ डेवलप तो हो गई लेकिन उसके साथ होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम हो या ना हो। तो इस तरह की प्रिकॉशन लीजिए आप, और इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है। तूफ़ान तब आएगा जब आप अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तूफ़ान क्या पूरा भूचाल ही आ जाएगा। तो ऐसा होने के लिए सिर्फ एक आप ही हैं जो ये भूचाल और ये तूफ़ान को बचा सकते हैं। डॉक्टर्स तो आपको एक सलाह दे सकते हैं, मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं, इंसुलिन एडवाइस करते हैं, ये डोज में ये लेना है, रेगुलर चेक करवाना है ब्लड शुगर। लेकिन नेगलेक्ट आप कर रहे हैं, मीठा आप अननेसेसरली आपको मना किया है कि आप जब आपको अच्छा लगा आपने खा लिया। आपने ये नहीं सोचा कि आपका जो प्रॉब्लम जो बढ़ेगी वो आपके लिए बढ़ेगी, आपके घर वालों के लिए बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सच ए लॉन्ग वीडियो। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। जो अगर आपको लगता है कुछ आप पूछना चाहते हैं, यू कैन पुट दोज क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। जो अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप नीचे डाल सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे, इस मेडिकल हेल्प के लिए आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपकी हेल्प के लिए वो डाल सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके किसी फ्रेंड्स, किसी जानकार को भी इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए अगले आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।